1945 समय था वर्ल्ड वार 2 का, जब अमेरिका और जापान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। चारों तरफ युद्ध का माहौल था। इन दोनों के टकराव के बीच साउथ कोरिया जापान के आतंक से जूझ रहा था। यह कहानी उस वक्त की सच्ची घटना पर आधारित हाशिमा आइलैंड की है, जो आइलैंड जापान के नागासाकी के काफी नजदीकी पर है। ये आइलैंड जापान के लिए कोयला के खदान का एक अहम सोर्स है। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर वर्कर साउथ कोरियन थे। इन्हें दूसरे कामों के बहाने जबरदस्ती आइलैंड पर लाए जाते थे और करवाए जाते थे इन खदानों में काम। लेकिन जापानियों का जुर्म जब हद पार कर गया तो कोरियन बगावत पर उतर आए। Hashima is an island 9 miles from Nagasaki. It's one of many hundreds of uninhabited islands in Nagasaki Prefecture. This is Hashima I'm about to board this boat behind me called the Black Diamond, and I'm going to Battleship Island in Nagasaki. Battleship Island was worked on Japan's Hashima Island during its colonial rule of the Korean Peninsula from 1910 to 1945. कहानी की शुरुआत हाशिमा आइलैंड से हुई, जहां कोयले की खदान में कई सारे वर्कर सैकड़ों फीट गहराई में काम कर रहे हैं, जहां नौजवानों के साथ बच्चे और बूढ़े भी थे। इन सबसे जापानी जबरदस्ती काम करवाते हैं, जिसमें ज्यादातर मजदूर कोरियन थे। जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं सका है। चारों तरफ जापानी सोल्जर तैनात रहते हैं। इस खदान में बच्चों से काम कराने का एक ही रीजन था, क्योंकि खदान में कुछ ऐसे सुरंग थे जहां बड़े लोग नहीं जा सकते। एक सुरंग में कुछ बच्चे काम कर रहे थे। इस बीच वहां से गैस और पानी लीक होने लगा। बच्चा जान बचाने के लिए बाहर आने लगा, लेकिन सुपरवाइजर उसे मारकर दोबारा अंदर कर दिए, क्योंकि उसे नहीं पता था सुरंग कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक से जोरदार धमाका हुआ। वह जगह ढह गया जहां वह बच्चा भी था। बच्चा मारा गया। बच्चे की डेड बॉडी को उसकी फैमिली को भेज दिया गया, जो इसी आइलैंड पर काम करते हैं। इस तरह की अत्याचार को देखकर हांग चुन नाम का एक बंदा, जो इस आइलैंड पर एक तरह से कोरियन का लीडर है, सारे कोरियन उसे बहुत पसंद करते थे। इस वक्त उसके पास 3 लड़के थे, जिन्हें वह आज रात आइलैंड से भगाने की तैयारी में है, ताकि ये बच्चे बाहर जाकर दुनिया को बता सके कि किस तरह जापानी कोरियन पर अत्याचार कर रहे हैं। इन बच्चों को नागासाकी से होकर कोरिया पहुँचना था। तीनों बच्चों को यहाँ से भगाने में उसकी मदद उन्हीं का एक खास आदमी चुंगहो करता है, लेकिन शायद से इनकी किस्मत में इस आइलैंड से निकलना नहीं था। भागते वक्त एक बच्चा पकड़ा गया। गार्ड उसे तुरंत गोली मार दिया। बचे हुए 2 लोग किसी तरह से समुंदर में उतरे, लेकिन समुंदर को पार करके निकल पाना आसान नहीं था। तैरते हुए समुंदर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। आखिर में उन लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। ये इन्हें जिंदा पकड़ने की बजाय पहले इन्हें पानी में ही डूबने देते हैं। जब ये लोग डूबकर मर गए तो इन्हें बाहर निकाला गया। इन मजदूरों की तरह कुछ और लोग भी इस आइलैंड पर आने वाले थे, जिन्हें इसकी भनक तक नहीं थी, जिनका नाम था ली कैंग और उसकी बेटी लीसो, जो एक बैंड मास्टर है, जिसकी पूरी टीम नए नए फंक्शन में गाने और डांस के लिए जाते हैं। समारोह खत्म होने के बाद वो अपने एक दोस्त से मिला, उसे पैसे दिया, क्योंकि ली कैंग जापान जाना चाहता है, ताकि बाकी जिंदगी वहीं पर आराम से बिता सके। इस सपने को पूरा करने के लिए वो आदमी तैयार हो गया, जो उसे, उसकी बेटी और उसकी पूरी टीम को जापान भेजेगा। 12 फरवरी 1945 को एक शिप बुसान से शिमोनोसेकी के लिए जा रहा था, जो जापान में ही है। इस शिप में ली कैंग के साथ उसकी बेटी और बैंड की बाकी टीम भी थी। लेकिन जब ये शिप के अंदर गए, वहाँ के लोगों को देखे तो मालूम पड़ा यहाँ पर लगभग जितने भी लोग थे सबको जबरदस्ती लाया गया है, जिसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी थे। लगभग सभी को उनके मर्जी के बगैर लाया गया है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद शिप शिमोनोसेकी पहुंच गई। सभी लोग नीचे उतरने लगे। इनके बीच ली कैंग भी उतरा। वहाँ के ऑफिसर्स को लेटर दिखाने लगा और अपने साथी का नाम भी बताया कि उसने मुझे भेजा है। लेकिन ऑफिसर्स उस लेटर को देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि ये लोग भी बेवकूफ बन चुके थे। जब सिपाही उन सबको वहाँ से ले जा रहे थे, तभी उसका लेटर नीचे गिर गया। जमीन पर उन्हीं की तरह बहुत सारे लेटर पड़े थे। वह समझ चुका था उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। उसे ही नहीं, बल्कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, उन्हें जापान का झूठा सपना दिखाकर लाया गया है। सबको हाशिमा आइलैंड पर लाने के बाद सबकी चेकिंग की गई। यहाँ इन्हें रोकने की जो भी कोशिश करता है, ये उसे बुरी तरह से पीटते हैं। चेकिंग के दौरान ली कैंग की बेटी उससे अलग हो गई। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कई सिपाहियों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। तभी खदान का मैनेजर आ पहुँचता है, जिसका नाम था सीमा मासिन, जो सभी वर्कर को इस खदान का इतिहास बताता है कि कैसे यह खदान पिछले 50 सालों से जापान के कई इलाके में कोयले की कमी को पूरा करता है। इसी के साथ आप सबको युद्ध की कला भी सिखाई जाएगी, जरूरत पड़ने पर, ताकि आप लोग जापान की तरफ से युद्ध कर सको। सबको अच्छी तरह से चेक किया गया, कहीं ये किसी बीमारी से इफेक्टेड तो नहीं। आगे इन्हें यह भी बताया गया, इनका सारा खर्च इनकी मंथली पेमेंट से काट लिया जाएगा।
जिस जगह से ये आए हैं उसका खर्चा, जहाँ रहेंगे उसका खर्चा, खाने का, पीने का, इंश्योरेंस का तथा ऐसे और भी खर्चे बताए गए। यदि एक महीने का खर्च इनके सैलरी से ज्यादा आया तो वे उनके अगले महीने के सैलरी से काट लेंगे। अगर एक लाइन में बात करें तो ये पूरी जिंदगी यहीं गुलाम बनकर रहेंगे, क्योंकि जितनी मंथली इनकम होगी नहीं उससे ज्यादा तो खर्च हो जाएगा। ये समय के साथ कर्ज तले दब जाएंगे। औरतों के साथ भी बहुत गलत सलूक होता था। उन्हीं के बीच ली कैंग की बेटी लीसो भी है। इन सबको जानवरों की तरह रहना पड़ता है। इनको दिए जाने वाला खाना भी सही नहीं रहता था। पहले दिन खदान में काम करने के बाद जब ये नहाने जाने वाले थे, जहाँ पर एक बंदे से छोटी सी गलती हो गई, इसलिए वहाँ का गार्ड उसे बहुत पीटा। तभी उन्हीं में से चोई नाम का एक बंदा बाहर आया, जो कोरिया में छोटा मोटा गैंगस्टर था। उसे ऐसा करने से रोकने लगा। इतने में वहाँ उसका ऑफिसर भी आ गया। चोई ऑफिसर से कहने लगा, मेरा और तुम्हारे सुपरवाइजर के बीच लड़ाई होगी। अगर मैं जीता तो मैं यहाँ का सुपरवाइजर बनूंगा, यदि हारा तो पूरी जिंदगी इसकी गुलामी करूंगा। दोनों में सहमति बन गई। दोनों के बीच फाइट होने लगी। आखिर में चोई उसे हरा दिया। शर्त के मुताबिक वह वहाँ का सुपरवाइजर बन चुका था। इधर रहते हुए अब 5 महीने बीत चुके थे। समय हो चुका था जुलाई 1945। तो दूसरी तरफ जुलाई 1945 को चाइना के ट्रेनिंग कैंप में चाइनीज सोल्जर को कोरियन लिबरेशन आर्मी के एक बंदे की फोटो दिखाई। यह वही आदमी है जिसने कोरिया की आजादी के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन 2 साल पहले जापानियों द्वारा पकड़ा गया। तब पता चला वह मारा गया, लेकिन अभी खबर मिली है उसे हाशिमा आइलैंड पर कोयले की खदान में काम करने के लिए रखा गया है। अब इनका काम है उसे आजाद करके बाहर लाना, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने शुरू में उन 3 लड़कों को भागने में मदद किया था, जिसका नाम था यून। अब इनका काम है किसी भी तरह से उसे बाहर निकालना। इसलिए ये अपने प्लान के मुताबिक अपने एक आदमी को भेष बदलकर उसी आइलैंड पर काम करने के लिए भेज दिए। खदान में काम करते हुए एक दिन कोयले की ट्राली का वजन ज्यादा बढ़ गया। ट्राली पटरी से नीचे खिसक गई। इस हादसे में कई बुरी तरह से जख्मी हुए तो कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हादसे के तुरंत बाद खदान में जोरदार धमाका हुआ। अचानक से पूरे खदान में आग लगने लगी। जब ये खबर खदान के मालिक सीमागासी तक पहुंची कि खदान नंबर 2 में आग लग गई है, यह आग खदान नंबर 3 तक न पहुंचे, इसलिए खदान को बंद कर देने का आर्डर दिया गया। पहली वजह थी वहाँ जो कोरियन काम करते थे। दूसरी, उस खदान में कोयला भी बहुत कम निकलता था। अंदर फंसे हुए लोग जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सब बंद हो चुका है। इधर जब सीमा मासी को पता चला कि यू भी अंदर है, अगर वह मरा तो सारे कोरियन हड़ताल पर आ जाएंगे। उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। काफी मेहनत करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब उनके पास एक ही रास्ता था, उन्हें डायनामाइट की मदद से ब्लास्ट करना होगा। ऐसा करने पर उनकी जान का भी खतरा था, लेकिन यही करना पड़ा। शुक्र था सभी सही सलामत थे। यून बाहर आकर जापानियों से कहने लगा, घायलों का इलाज और मरे हुए लोगों को मुआवजा दो, वरना हम हड़ताल पर उतर जाएंगे। आखिर में उन्हें उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन जापानी चालाकी करते हैं। घायलों का इलाज करने के बहाने उन्हें आइलैंड से बाहर ले गए, जहां ले जाकर उन्हें मरवा दिया गया। इधर चोई जिसने सुपरवाइजर को हराया था, वह खुद सुपरवाइजर है। उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसके साथ जापानी बदतमीजी कर रहे थे। ये उसे छुड़ाया, दोनों में दोस्ती हो गई। लड़की अपने पास्ट के बारे में सारी बातें बताने लगी, उसके साथ कितने अत्याचार हुए थे। चोई यकीन दिलाता है जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे। यहाँ के इस तरह के माहौल को देखकर ली कैंग को अपने बेटी की फिक्र होने लगी, जो अभी तक दूसरे जोन में थी, उसके पास नहीं है। इधर ली कैंग को किसी तरह से अपने बेटी को बचाना था, तो दूसरी तरफ यू को बचाने के लिए पार्क नामक बंदे को भेजा गया था, जिसकी मुलाकात यू से हो गई। उसे बताने लगा, मुझे यहाँ तुम्हें लेने के लिए भेजा गया है। अब उन्हें तय करना था उन्हें यहाँ से कब निकलना होगा। उन्हें लेने के लिए जहाज का इंतजाम किया जाएगा, मगर इससे पहले उन्हें मैसेज भेजना होगा। इसके लिए टेलीग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पर टेलीग्राफ तक पहुँचना आसान नहीं था। वह जापानी ऑफिस में है। काफी सोच विचार के बाद उन्हें मालूम पड़ा ये काम उनके लिए ली कैंग कर सकता है, क्योंकि वह जापानियों के लिए गाना गाता है। उनसे काफी अच्छी दोस्ती भी कर लिया है। ये लोग जाकर ली कैंग से बातें भी की हैं। वह इनकी मदद करने के लिए तैयार तो था, लेकिन वो अपने बेटी को भी यहाँ से बाहर ले जाने का शर्त रखता है। सभी के बीच सहमति बन गई। ली कैंग गार्ड को चकमा देकर ऑफिस की चाबी का डुप्लीकेट चुरा लिया, पर उन्हें उस डिजाइन का चाबी भी बनवाना था। ये काम भी ये बड़ी चालाकी के साथ करवा लेते हैं। एक नहीं बल्कि 3 डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली हैं। रात होने पर पार्क चाबी की हेल्प से ऑफिस में घुस गया। टेलीग्राफ की मदद से तुरंत मैसेज भेज दिया। इसी दौरान उसे कुछ खुफिया जानकारियां भी मिली, जो आगे चलकर उसके काम आने वाली थी। अगली सुबह कुछ बॉम्बर एरोप्लेन आइलैंड पर आकर हमला करने लगे।
पूरे आइलैंड को अलर्ट कर दिया गया था। रात को लाइट्स ऑफ कर दिए गए थे ताकि किसी भी प्लेन को आइलैंड के बारे में पता न चल सके। इसी रात मौके का फायदा उठाकर पार्क यूनी को लेकर जाने लगा, लेकिन अभी ली कैंग की बेटी वहाँ नहीं थी, क्योंकि बात हुआ था उसकी बेटी भी उनके साथ जाएगी। जब तक ली कैंग अपनी बेटी को लेने के लिए गया, तब तक पार्क यून को बताने लगा। जब टेलीग्राफ से मैसेज भेजने के लिए ऑफिस में गया, तब उसे कोरियन लोगों के डॉक्यूमेंट मिले, मरे हुए फैमिली लोगों का मुआवजा, तथा यह भी डॉक्यूमेंट मिला जिसमें साफ दिख रहा था उसकी सैलरी में से पेंशन तो कट रहा था, पर उन्हें वह मिल नहीं रहा था, बल्कि पैसे सीमा मासी और खुद यून के अकाउंट में जा रहा था। यानी जिसे बचाने के लिए ये लोग आइलैंड पर आए हैं, जिसे कोरियन अपना लीडर समझते हैं, उसके अकाउंट में जा रहा था। क्योंकि यून यहाँ आने के बाद बदल चुका था, वह आइलैंड के मालिक सीमा मासी के साथ मिलकर उनके हक का पैसा खा रहा है। इसी वजह से ये जख्मी लोगों को मरवा दिया करते थे, जिस वजह से आज तक कोई भी आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाया है। कहानी के स्टार्ट में उसने जो 3 बच्चों को भगाने की कोशिश की थी, वह ये सब नाटक था। यून गद्दार बन चुका है। तभी अचानक आइलैंड पर बमबारी होने लगी। इस हड़कंप में सभी लोग अलग अलग हो गए। इस हमले से बचने के लिए जापानी सुरक्षित जगह पर चले गए, लेकिन वहाँ दूसरे किसी को भी आने नहीं दिया गया। जब यून के पास उसका वफादार साथी चुंग पहुंचा, जिसे यून के गद्दारी के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वह ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ना हो। पर यून को तुरंत यकीन हो चुका है कि इसे सब पता चल चुका है, इसलिए उसे जान से मार दिया। ऐसा करते वक्त ली कैंग और उसकी बेटी भी देख रही थी। बमबारी रुकने के बाद खाने पीने की किल्लत आ गई थी। जापानी कोरियन को भगाने का प्लान करने लगे। इस वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर भी युद्ध हार चुका था। जिसने भी उसकी मदद करने की कोशिश की थी, अब उन सब पर हमला हो रहा है। उन्हें ऑर्डर मिला था सारे कोरियन को मार दिया जाए, वरना ये अमेरिकन को बता देंगे कैसे हम इन पर अत्याचार किए हैं। इसलिए जूनियर ऑफिसर याडामा सबसे पहले सीमा मासी को ही मार दिया, जो बमबारी के बीच बुरी तरह से जख्मी हो गया था। यानी यामाडा इस आइलैंड का नया मैनेजर बन चुका है। डेड बॉडी को जलाने के बाद अगली सुबह कोरियन को भगाने की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी। अब याडामा और यू दोनों आपस में एक सौदा किए। यू कोयला ले जाने वाले जहाज से इस आइलैंड से बाहर जाएगा। इसके बदले वह सीमा गासन के साथ जितने भी पैसे कमाए थे, वह सब यामाडा को देने को तैयार है। यह भी तय किया गया, अगले दिन सभी कोरियन को खदान में ले जाकर दफन कर दिया जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता था उन दोनों की बातें पार्क और उसका दोस्त सुन रहा है। उसी रात यून सभी कोरियन को इकट्ठा किया, उनसे झूठे वादे करने लगा। आप सबको भी उतना ही खाना मिलेगा जितना जापानियों को मिलता है। बहुत सारे झूठे वादे करने के बाद आखिर में कहने लगा, कल खदान में एक समारोह होगा जिसमें सभी कोरियन आएंगे, मगर इसका मकसद तो सभी कोरियन को मारना है, वहाँ ले जाकर उन्हें दफन करना है। तभी पार्क आकर सबको असलियत बताने लगा। शुरू में पार्क की बात कोई भी मानने को तैयार तो नहीं था, लेकिन जब छोटी बच्ची लोसी कहने लगी इसने चुंग को मार दिया है, तब जाकर ये उसकी बात माने। अब इसकी सारी असलियत सबके सामने आ चुकी थी। पार्क उसका गला काटकर जान से मार दिया। अब कोरियन को जापानियों के हाथों मरने से पहले यहाँ से भागना होगा। भागने का एक ही रास्ता था, वह था कोयला ले जाने वाला शिप। उनमें से कुछ को शिप भी चलाना आता था, लेकिन जहाज तक पहुंचने से पहले उन्हें आइलैंड की दीवार को पार करना होगा। सभी भागने की पूरी तैयारी करते हैं। हथियार, रस्सियां, बम, यहाँ तक कि छोटी बच्ची के पिता ली कैंग को भी छुड़ाने के लिए कुछ लोग गए, जो जापानियों के कब्जे में हैं। रात को ही शिप में मौजूद जापानियों को मारकर सभी एक एक करके जहाज में जाने लगे। इस बीच 2 जापानी की नजर उन पर पड़ गई। ये दोनों जापानियों को तो शूट कर दिए थे, लेकिन अब बाकी जापानियों को ये बात पता चल चुकी थी। कोरियन यहाँ से भाग रहे हैं। अब जापानी उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करने लगे। कोरियन भी उनका डटकर सामना किए। इस बीच ये जिस बेल्ट के ऊपर से होकर जहाज की तरफ जा रहे थे, वह बीच से ही टूट गया। अब इनके पास जापानियों से लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत ही गंभीर रूप ले ली। पूरा जंग का माहौल बन चुका था। हर तरफ गोलियां चल रही थी, बम फेंके जा रहे थे। यदि इन्हें शिप तक पहुंचना है तो किसी भी तरह से गिरे हुए लकड़ी के बड़े से टुकड़े को उठाना होगा, उसे सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके उस पार जाना होगा। सभी मिलकर उसे उठाने लगे। इस बीच कई लोग मारे भी जा रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। मगर काफी मशक्कत के बाद आखिर में उसे दीवार के ऊपर रखने में कामयाब हो गए। लेकिन जितने भी लोग जापानियों के साथ लड़ रहे थे, सब एक एक करके गोलियों का शिकार हो रहे हैं। मगर फिर भी कोरियन पूरी हिम्मत और जोश के साथ जापानियों का सामना कर रहे हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ से कई लोग मारे जा रहे थे। तभी उनका मैनेजर याडामा उस छोटी बच्ची के पिता को मारने वाला था। इतने में बच्ची अपने पिताजी को बचाने के लिए फ्यूल बम को उसके ऊपर फेंक दी, जिसमें वह जलने लगा। उसके जलने के साथ पार्क उसका सर कलम कर दिया। अब जापानी का लीडर मर चुका था। लड़ाई यहीं पर रोक दी गई। जंग समाप्त हो चुका था।
आखिर में बचे हुए सभी कोरियन शिप में बैठकर वहां से चले गए। इतिहास के इस दिन हाशिमा आइलैंड पर कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कोरियन और जापानी दोनों थे। यह वक्त था 9 अगस्त 1945। कोरियन जापानियों से युद्ध करके वापस जा रहे थे। इस बीच 11 बजे अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें बताए गए डेटा के अनुसार 40,000 लोग मारे गए थे। इस तबाही को दूर से पाक के साथ कोरियन भी देख रहे थे, जो शिप में बैठे थे। तो यह थी कहानी द बैटल ग्राउंड आइलैंड की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।